आपको पता है कि एसआईपी शुरू करने में ये 5 तरीका आप अगर लगाते हो ना, तो आपकी एसआईपी स्मूथली चलती रहती है और आपको कोई टेंशन नहीं होती है। कैसे करना है चलिए अब समझाते हैं। सबसे पहले आपको अपना एसआईपी अमाउंट का जीपीएस सेट करना है, ठीक है? पहले आपको जीपीएस सेट करना है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। जीपीएस सेट करने मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्या होता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए समझते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है, यहाँ पर कुछ लोग छोटी मोटी गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट जब करेक्ट होती है तो उनको नुकसान होने लगता है और उनकी एसआईपी बीच में टूटने लगती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोस्तों आपको जीपीएस सेट करना। अब जीपीएस मोबाइल वाला नहीं सेट करना है, आपको अपने पैसे का जीपीएस सेट करना है कि हमारा पैसा जमा किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है। यानी आप सिंपल भाषा में कहो तो आपको अपना गोल सेट करना है। गोल सेट करने का मतलब क्या होता है, आप अगर देखो मैं आपको शुरुआत से बताता हूं, अगर आप एक बिगिनर हैं, आपने अभी तक कोई एसआईपी नहीं किया है, आपने अभी तक कोई अपना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो किस तरीके से आप करो कि आपका इन्वेस्टमेंट सही तरीके से होता रहे, आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप जिस लिए अपने इन्वेस्टमेंट को कर रहे हो वो आपका गोल भी पूरा हो पाए। तो सबसे पहले आपको अपना जीपीएस सेट कर लेना है, गोल सेट कर लेना है कि हमें किस लिए इन्वेस्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल अगर हमें यहाँ पर 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है और इस 10 साल में हमें अपना लगभग यहाँ पर 5 लाख रुपए को इकट्ठा करना है, 5 लाख हमें इकट्ठा करना है। कैसे करना है, हमारी सैलरी बहुत ही कम है, हम 10,000 कमा रहे हैं, हम 5,000 कमा रहे हैं, हम जो भी इनकम जनरेट कर रहे हैं उसके हिसाब से सबसे पहले हमें ये सेट कर लेना है। ये तुम्हारा पहला चीज होगी दोस्तों, हमें जीपीएस सेट करना है। अब दूसरी चीज की मैं बात करता हूं, लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर इस जीपीएस की क्लियरिटी हमें कैसे आएगी। कि सबसे पहले यही आपसे सवाल अपने आप से पूछना है कि मैं एसआईपी क्यों कर रहा हूं और हमें पैसा कब चाहिए, पैसा किस काम के लिए हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे बच्चों की शादी हो गई, हायर एजुकेशन हो गया, घर खरीदना या फिर गाड़ी खरीदना या फिर प्लॉट खरीदना या फिर अपने खुद की रिटायरमेंट प्लानिंग करना या फिर एसडब्ल्यूपी के लिए जो हम इनकम जनरेट कर पाए एक पेंशन की तरह से उसको करना। यानी हर एक एसआईपी का नाम होना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट किस लिए हो रहा है और हर एसआईपी का एक मकसद भी होना चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं अगर आपका 2 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है, 2 से 5 साल का, यानी यहाँ पर अगर आपको गाड़ी लेनी है तो आपका कम से कम 2 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और यहाँ पर अगर बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए आपको पैसे जोड़ने हैं तो यहाँ पर आपका 5 से 10 साल का आपका गोल होना चाहिए। ठीक है भाई, इतने समय आपको हायर एजुकेशन देना पड़ेगा ना। और यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म गोल दोस्तों आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर 10 से लेके 20 साल 25 साल, जो यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म गोल आता है, यहाँ पर जैसे आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा गोल क्लियर होता है, हमारा टाइम ड्यूरेशन क्लियर होता है कि हम किस लिए अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितने समय तक हम कर रहे हैं, हमारा रिस्क टॉलरेंस क्या है, और उसी के हिसाब से अपना यहाँ पे हम फंड का सिलेक्शन करते हैं। क्योंकि हर गोल के लिए अलग अलग तरीके के फंड होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के फंड होते हैं, अलग अलग उनका रिस्क टॉलरेंस होता है और अलग अलग उनका रिटर्न होता है। गलत गोल प्लस गलत फंड, ज्यादा रिस्क और आपको कम रिटर्न, ये तक देखने के मिल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 आता है, जो कि सैलरी आते लोग गलती करते हैं। ठीक है, सैलरी आते ही गलती करते हैं, आते ही गलती। ये कौन से पॉइंट होते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर आप एसआईपी का अमाउंट, ठीक है, एसआईपी अमाउंट अगर आप डिसाइड नहीं करते हैं फिर ये आपके लिए गलती है। बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं कि भाई अगर हम 20,000 रुपये कमा रहे हैं तो कितना हम इन्वेस्टमेंट कर दें जो कि हमारे लिए सही हो। यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ लगाना है, जैसे आपकी सैलरी आती है तो लगभग आपका 60 to 70% पैसा जो ये है आपका, ये तो खर्चा चला जाता है। ठीक है, ये खर्चा हो जाता है। अधिकतर में तो ये 100% खर्चे हो जाते हैं, क्योंकि हमने अपने खर्चे को सही तरीके से बैलेंस करना नहीं सीखा है। तो यहाँ पर हमारा 60 to 70% ऐसे ही खर्चा हो जाता है, बचता हमारा लगभग 20 से 30% पैसा। ठीक है, कभी कभी ये भी नहीं बचता। तो अगर हम मान लेते हैं अपना 20% ही बचाते हैं तो यहाँ पर लगभग हमारा 4,000 रुपये बच जाता है। ठीक है, ये हमारा 4,000 बच गया इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमें समझना क्या है, अगर अपने गोल के लिए हम यहाँ पे इन्वेस्ट करें, हमारे पास 4 5 6 गोल हैं, तो अभी आप सारे गोल को इकट्ठा मत इन्वेस्ट कीजिए। आप वहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए जिसका आपको जल्दी ज़रूरत है, मतलब जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए हो गया, उनके हायर एजुकेशन के लिए हो गया, या फिर आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेहतर होंगी। क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग में आपका समय ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पर 1,000 रुपये भी इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और थोड़ा सा रिस्की फंड में इन्वेस्ट करेंगे जो कि हायर रिस्क एंड हायर रिटर्न वाला हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आप एक लॉन्ग टर्म गोल चुन सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल चुन सकते हैं। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं 2,000 रुपये आप अगर इन्वेस्ट करें तो बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए आप चुन सकते हैं, यानी आपका लगभग शॉर्ट टर्म गोल हो गया, मिड टर्म गोल हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पर 2,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए। इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन कर सकते हैं। सवाल क्या आता है कि अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो आपको यहाँ पर उसका 20% तो एटलीस्ट बचा ही लेना है, जो कि आता है लगभग 4,000 रुपये।
ये होता है अमाउंट डिसाइड करना सही तरीके से। अगर आप सही तरीके से अमाउंट डिसाइड नहीं करते हो, अगर आप ज़्यादा के एसआईपी चुन लेते हो, जैसे मान लेते हैं अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपये है, अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने के लिए चुन लिया तो आगे चलकर आपका एसआईपी बंद हो जाता है, क्योंकि आपके जो खर्चे हैं ये पूरे नहीं हो पाते हैं। इसीलिए आपको अपनी अमाउंट का 20% से अधिक इन्वेस्टमेंट करने के लिए शुरुआती फेज में नहीं बचाना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 20,000, 30,000, 40,000 के बीच में है, उससे ज़्यादा अगर आपकी सैलरी है तो आप बचा सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप बिगिनर है तो आपको यहाँ पे तीसरी चीज़ क्या करनी है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, नेम नहीं, ठीक है, नेम नहीं, आपको यहाँ पर नेचर देखना है, ठीक है, नेचर देखना है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हमारे पास कमेंट करते हैं कि सर ऐसा फंड बताइए जहां पर इन्वेस्ट करें, मतलब फंड का नाम वो जानना चाहते हैं। नहीं दोस्तों, आपको फंड नहीं, सबसे पहले आपको कैटेगरी समझनी है कि किस कैटेगरी में हमारे लिए सुटेबल हो सकता है, हमारे लिए उसका रिस्क टॉलरेंस सही हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं अगर आपको कोई फंड बता दिया XYZ फंड और आपने वहां पर इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन आपके रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से वो सेट नहीं बैठा, मतलब हाई रिस्क की फंड हो गया और वहां पर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर वहां पर आपको लॉस हो गया। तो यही चीज़ जरूरी है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो ना, तो आपको फंड नहीं, सबसे पहले उसकी कैटेगरी चुननी चाहिए। और बहुत सारे लोग हमारे पास ये कमेंट करते हैं कि सर आप ही कोई बता दीजिए, या फिर आप किस फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ, बेसिक 3-4 कैटेगरी आप समझ लो जो कि आपके लिए सही हो सकती है। देखिए मैं आपको यहाँ पे बेसिक कैटेगरी समझाता हूँ, जैसे स्मॉल कैप, ठीक है, स्मॉल कैप ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, अभी आपको समझाता हूँ। दूसरा आता है दोस्तों लार्ज कैप, ठीक है, लार्ज कैप। तीसरा आता है दोस्तों मिड कैप, ठीक है, मिड कैप। चौथा दोस्तों यहाँ पे आता है फ्लेक्सी कैप, ठीक है, फ्लेक्सी कैप। और यहाँ पे पांचवा आता है दोस्तों बैलेंस एडवांटेज, ठीक है, बैलेंस एडवांटेज। मैं आपको इनका तरीका समझाता हूँ। जैसे स्मॉल कैप कैटेगरी दोस्तों, अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है, ठीक है, लॉन्ग टर्म आपका विजन है और यहाँ पर आप अगर हायर रिटर्न चाहते हो, ठीक है, हायर अगर आप रिटर्न चाहते हो तो यहाँ पर हाई रिस्क भी होता है, ठीक है, हाई रिस्क भी होता है। तो स्मॉल कैप हाई रिटर्न एंड हाई रिस्क वालों के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। वहीं पर आता है दोस्तों जो लार्ज कैप है। लार्ज कैप में क्या होता है कि यहाँ पर बड़ी कंपनी होती है, आपके पैसे 100 से जो 100 कंपनी बड़ी वाली है यहाँ पे आपका इन्वेस्ट होता है, मतलब टॉप की 50 कंपनी। और आपने देखा होगा कि अभी जो हाल चल रहा है, जो सिचुएशन चल रहा है, लोग कहते हैं कि लार्ज कैप में कम रिटर्न देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों अभी जो निफ्टी 50 है ये स्मॉल कैप से बेहतर प्रदर्शन दिखाया है पास्ट में, अगर 1 साल से देखें हम, और मिड कैप से भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। तो लार्ज कैप कंपनीज भी होते हैं, ये भी ठीक होती हैं, लेकिन आपको सही तरीके से डाइवर्सिफिकेशन करना आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया लार्ज कैप, जो टॉप की 50 कंपनी होती है। मिड कैप में जो यहाँ पर 100 से लेकर 250 के बीच में कंपनी आती है दोस्तों। और फ्लेक्सी कैप में दोस्तों क्या होता है कि आपका यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप और जो है कि स्मॉल कैप, तीनों का एक्सपोजर मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो फंड मैनेजर होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, ये सही जगह दिखता है, मतलब कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिख रही है वहाँ पे आपका ये इन्वेस्टमेंट करता है। जो बैलेंस एडवांटेज फंड होता है इसको हमें समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, और हर एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में बैलेंस एडवांटेज फंड में कुछ ना कुछ एक्सपोजर रखना बेहतर हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट जो होते हैं ये थोड़ा सा सेफ होते हैं, ठीक है। सेफ क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका इक्विटी, ठीक है, इक्विटी प्लस आपका यहाँ पे डेट, ये दोनों का एक्सपोजर होता है, इक्विटी और डेट का। इक्विटी क्या करता है, आपका मार्केट में ना ये शेयर में लगाता है इन्वेस्टमेंट, एंड जो डेट होता है ये आपका कर्ज वगैरह देने में, बॉन्ड वगैरह खरीदने में ये आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर एक बैलेंस्ड रिटर्न देखने को मिलता है। इसीलिए आपको आपके पोर्टफोलियो में इस तरीके से भी होना चाहिए। अब एक्सपोजर किस तरीके से रखते हैं मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपका मान लेते हैं गोल यहाँ पर 10 साल से प्लस का है, ठीक है, 10 साल के प्लस का वो गोल है। अब यहाँ पे कुछ, अब यहाँ पे जैसे कि आपको 10,000 के यहाँ पे SIP करना है, किस तरीके से आप करेंगे, ये जस्ट एजुकेशन पर्पज के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज के लिए है। अब देखिए स्मॉल कैप में अगर हम यहाँ पर 2K रखते हैं तो ठीक ठाक है, एंड लार्ज कैप में भी हम यहाँ पे 2K रखते हैं तो ठीक ठाक है। मिड कैप में अगर यहाँ पे हम रखते हैं 3K तो ठीक ठाक है। फ्लेक्सी कैप में यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे रख सकते हैं 3K, ये ठीक ठाक है। तो कितना हुआ हमारा, लगभग ये 10 पूरा हो गया। लेकिन अगर हमें इस तरीके से और बैलेंस करना है कि हमें थोड़ा सा कम रिस्क भी हो, तो आप स्मॉल कैप में 1 करिए और 1 आप यहाँ पे बैलेंस एडवांटेज फंड में रखिए। इससे क्या होगा, हमें यहाँ पर फ्लेक्सी कैप में तीनों यहाँ पे कैप देखने को मिल गया। अगर आप चाहो तो इसको 1 करके यहाँ पर आप इसको 2 कर सकते हो, क्योंकि ये आपको थोड़ा बैलेंस रिटर्न दे सकता है, ठीक है। फ्लेक्सी कैप में क्या होता है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप तीनों होते हैं, तो यहाँ पर ये रख सकते हो। यहाँ पे आपने मिड कैप ऑलरेडी ले रखा है, अगर आप चाहो तो इसको सही कर दो, यहाँ पर 2K करके यहाँ पे 2K कर दो। तो इस तरीके से आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। आपके
इन्वेस्टमेंट होराइजन को देखकर, आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट को देखकर और आपके रिस्क टॉलरेंस को देखकर। तो अगर आप कम रिस्क लेने वाले हो तो लार्ज कैप में थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा सकते हो, यानी अपना 60% एक्सपोजर लार्ज कैप में रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कंपनी स्टेबल होती है और रिस्क थोड़ा सा कम होता है। मिड कैप में थोड़ा सा हायर रिस्क एंड हायर रिटर्न, स्मॉल कैप में हायर रिस्क एंड हायर रिटर्न। ठीक है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी काफी वोलेटाइल होती है और यहाँ पर रिस्क की संभावनाएं भी ज्यादा होती हैं अगर आप कम समय के लिए इन्वेस्ट करते हो। आप एक सिंपल रूल याद रख सकते हो, जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना कम वोलेटाइल होगी और जितनी छोटी कंपनी होगी उतना ज्यादा वोलेटाइल होगी, क्योंकि बड़ी कंपनियां स्टेबल ज्यादा होती है। तो सबसे पहले आपको कैटेगरी चुन लेनी है, फिर जाके आपको यहाँ पे फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर चौथा सवाल आता है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसआईपी की ना डेट कैसे चुने। ठीक है, एसआईपी की डेट कैसे चुने, ये सबसे बड़ा सवाल है, और कब इन्वेस्ट करें ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको 1 तारीख से कर देना है या फिर जब मार्केट डाउन हो तब इन्वेस्ट कर देना है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, मार्केट को आज तक कोई टाइम नहीं कर पाया है कि आपको कब मार्केट में अच्छी सिचुएशन दिखेगी। आपको इन्वेस्टमेंट जारी रखना, अगर आप एसआईपी कर रहे हो ना तो आपको ये सोचना ही नहीं है कब आपको इन्वेस्टमेंट कर देना है। अगर हम मान लेते हैं आपकी सैलरी 31st को आ जाती है, अगर आपको 31st की सैलरी आ गई तो यहाँ पर आपको 1 तारीख या फिर 2 तारीख को मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट कर ही देना है, इससे ऊपर आपको नहीं जाने देना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका अमाउंट जब खर्चे होने लग जाते हैं, आप ईएमआई किसी चीज़ के भर रहे हो, आप किसी से उधार लिए हो, आप क्रेडिट कार्ड के बिल लिए हो, तो आप उसको पे कर दोगे, फिर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे कहा जाता है कि आपको अपना कम से कम 2 अकाउंट रखना चाहिए। पहला आपका यहाँ पे सैलरी अकाउंट होगा और दूसरा आपका यहाँ पे हो जाता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, सैलरी आई आपका यहाँ पे 20% तुरंत ट्रांसफर होना चाहिए, जिसके बाद में आपका ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट में चला जाता है। ये तरीका होता है सही तरीके से इन्वेस्ट करने का, मतलब आपकी जो सैलरी आई उसके 1 दिन 2 दिन के अंदर में ही आपको अपना इन्वेस्टमेंट कर देना है। मार्केट को टाइम करने की कोशिश आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ये सोचते हो कि भाई मार्केट में हमें अपॉर्चुनिटी दिखेगी तब इन्वेस्ट करेंगे, फिर आप नहीं कर पाओगे। अब देखिए यहाँ पर एक कन्फ्यूजन और लोगों को आता है, ये 5वां कन्फ्यूजन है दोस्तों, कि पहले साल हम कितना एक्सपेक्टेशन रखते हैं पहले साल। ठीक है, पहले साल हम क्या समझें कि हमें क्या मिल सकता है। देखिए यहाँ पर आपको समझने वाली बात क्या है, जो पहला साल होता है ना, ये आपको रिटर्न देने के लिए नहीं होता, ये आपको टेस्ट करने के लिए होता है कि आप कितना मार्केट में सस्टेन कर सकते हो, मतलब कितना समय तक मार्केट में आप रुक सकते हो। अगर आप पहले साल में डर गए और आप ये सोचे भाई पहले साल में हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलने लग जाएगा, फिर ऐसा नहीं होता दोस्तों। पहला साल आपको टेस्ट करता है कि आप कितना मार्केट में रुक सकते हो। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सकता है मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस दे दे और आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर साल आपके साथ ऐसा ही हो। पहला साल हो सकता है मार्केट डाउन भी जाए, आपका जो इन्वेस्टमेंट है नेगेटिव भी जाए, तो यहाँ पर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको डेली एनएवी नहीं छेड़ना है, डेली एनएवी आपको नहीं देखना है। रोज रोज आप पोर्टफोलियो को अपने मत चेक कीजिए, नहीं तो आप पैनिक हो गए और पैनिक सेलिंग कर देंगे, जिसकी वजह से आपका जो इन्वेस्टमेंट है ये आपका नुकसान में जा सकता है। और कोशिश आप ये करिए ना कि मार्केट न्यूज से आप दूर रहिए। अगर आप मार्केट के न्यूज को डेली देखते रहोगे ना, तो आप घबरा के अपना पोर्टफोलियो चेक करोगे, फिर पैनिक सेलिंग आप कर दोगे। एसआईपी का असली जादू दोस्तों ना ये 5 साल के बाद दिखता है, 6 साल 7 साल में आपको दिखता है, उससे पहले आपको नहीं दिखता है। और 10 से 15 साल में कंपाउंड होकर आपको एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो दिखाता है। तो आपको शॉर्ट टर्म में घबराना नहीं है, पहले 1 साल में आपको कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो कि बहुत एक्स्ट्रा हो सकता है, जो कि लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो एसआईपी जो लोग अमीर बनना चाहते हैं ना, उनको ध्यान में रखना चाहिए भैया कम से कम हमें यहाँ पर 15 साल का अगर हम समय देते हैं तो भाई यहाँ पर कुछ होने वाला है। जैसे कि मान लेते अगर आप एफडी वगैरह करने जाते हो तो भी आप यहाँ पे 10 साल की एफडी करते हो, तब जाके 11 साल की एफडी करते हो, तब जाके आपके पैसे हो सकता है डबल हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप 15 साल यहाँ पर दे दोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि भाई आपने क्या इन्वेस्टमेंट किया है। एसआईपी हीरो कब बनाती है, तो आपको 10 से 15 साल का आपका समय लग जाता है आपको हीरो बनने में। अमीर नहीं, स्टेबिलिटी गेम आप खेलो तो आपके लिए तब बेहतर होगा कि आप सही तरीके से आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहे हो, फिर जाके आपको समझ में आता है कि भाई क्या बन रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों जब भी आप एसआईपी शुरू करो, सही गोल के साथ अपना इन्वेस्टमेंट करो, सही अमाउंट से अपना इन्वेस्टमेंट करो, सही तरीके की कैटेगरी आप चुनो अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से, और सबसे बड़ी चीज दोस्तों डिसिप्लिन के साथ अपना इन्वेस्टमेंट करो। अगर आप डिसिप्लिन गड़बड़ाते हो ना तो फिर आपका सारे सिस्टम खराब हो जाते हैं। कंपाउंडिंग का बेनिफिट ऐसे ही मिलता है कि आपको जब तक डिसिप्लिन नहीं आएगा फिर आपको यहाँ पे कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिल पाता। अगर आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट करते हो, 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो, बट डिसिप्लिन से लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हो, तो आपको बहुत ही अलग तरीके से दिखा सकता है रिटर्न। तो लॉन्ग टर्म में एसआईपी आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है। और याद रखिए एसआईपी जल्दी अमीर बनाने का तरीका नहीं है, एसआईपी धैर्य वालों के लिए गेम है। अच्छा, यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाने में काफी सालों को प्रॉब्लम आती है कि अपने पोर्टफोलियो में किस तरीके
के फंड रखे हैं, कितना रिस्क हम समझ कर रखे हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए मैंने अलग से ही सेशन कर रखा है। यहाँ पर मैं लगा दूंगा, इस पर क्लिक करके पूरा सेशन आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये जियो लेकर आया है। अगर आप जियो के फंड की तरफ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप जरूर देखिएगा। और इस वीडियो की राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि आखिर ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई भी निवेश की सलाह नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेके अपना इन्वेस्टमेंट करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।